हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी की जो हमारी श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हमारा अगला टॉपिक होगा बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस। तो अभी तक हमने पीछे जो वीडियो पढ़ा है सीडीपी का, उसमें हमने विकास की अवस्थाओं को कंप्लीट कर लिया है, वृद्धि एवं विकास को कंप्लीट कर लिया है। तो पीछे का जो वीडियो है उससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं या फिर जो पूछे गए हैं, उन सभी पहलुओं को हमने कवर कर लिया है। आई होप कि आपने वो सारे वीडियो को एक बार देख लिया होगा। तो इस कड़ी में अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा इंटेलिजेंस। इस चैप्टर को हमने इसलिए शुरू किया है कि क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक या दो सवाल, तीन सवाल कभी कभी इससे से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि जो मुख्य जो हमारे अध्याय हैं, जो मेन चैप्टर हैं, उन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो बुद्धि में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो तो पहला एक होता है कि इसके जो सिद्धांत होते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी क्या होती है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी क्या होती है, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी क्या है। तो एक तो वो एरिया होता है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा एक एरिया होता है इसके जो कुछ मैथमेटिकल्स होते हैं, फार्मूले, मेंटल एज डिवाइडेड बाई जो वास्तविक आयु और मानसिक आयु का जो रेशियो होता है इंटू 100 टर्मेन का, उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे पूरी डिटेल में, ताकि इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो वो छूटे ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बुद्धि कहें किसको। बुद्धि को डिफाइन करने की कोई एक यूनिक परिभाषा नहीं है, कि कोई एक परिभाषा ऐसा नहीं है कि जिसके माध्यम से हम डिफाइन कर दें कि बुद्धि एक्चुअल में होती क्या है। तो सबसे बड़ी दुविधा हमारे सामने ये थी, मनोवैज्ञानिकों के सामने दुविधा ये थी कि बुद्धि की कोई एक परिभाषा नहीं दी गई है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धि, अलग अलग उनका देखने का नज़रिया था, उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग था कि इंटेलिजेंस हम कहें किसको कहें। तो इसलिए सबसे पहले हम डेफिनेशंस को देखेंगे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो अपना डेफिनेशंस दिया है उनका क्या मत है, जिसमें सबसे पहला है वुडवर्थ का। वुडवर्थ कहते हैं कि जो बुद्धि होती है कार्य करने की एक विधि होती है, यानी कि उनका मानना था कि जो कार्य करने का तरीका होता है, अलग अलग कार्य करने के जो तरीके होते हैं वो बुद्धि होती है। जितना ज़्यादा कार्य करने का तरीका होगा, इसका मतलब वो उसको ज़्यादा इंटेलिजेंस मानते हैं। तो इस चीज़ को याद कैसे करेंगे, इस डेफिनेशंस को, ये डेफिनेशंस पे सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए जितने भी डेफिनेशंस हमने लिखा है उन सारे डेफिनेशंस को आपको याद करना है। तो वुडवर्थ की डेफिनेशन को याद कैसे करेंगे, वुडवर्थ शुरू होता है डब्ल्यू से, और यहाँ पे इनके डेफिनेशन में मुख्य चीज़ है कार्य करने की एक विधि होती है। तो डब्ल्यू से इसको कोरिलेट करके कुछ निमोनिक मेथड लगा करके हम याद करने की कोशिश करेंगे कि वुडवर्थ क्या कहते हैं। वुडवर्थ इंटेलिजेंस को लेकर के कहते हैं कि कार्य करने की जो विधि होती है, कार्य करने का जो तरीका होता है, वही बुद्धि होती है। उसके बाद स्टर्न आते हैं। स्टर्न क्या कहते हैं, स्टर्न कहते हैं कि बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन की योग्यता। मुख्य इसमें क्या है पॉइंट, समायोजन। स्टर्न क्या मानते हैं कि जो जीवन की अलग अलग परिस्थितियां, जो हमारे सामने नई नई परिस्थितियां निर्मित होती हैं, उन परिस्थितियों को समझ करके और जो हमारे सामने समस्याएं आती, उन समस्याओं के अनुरूप हम जो एडजस्टमेंट करते हैं वही होती है, एडजस्टमेंट करने की जो हमारी कैपेबिलिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, वही उसको मानते हैं कि वही बुद्धि होती है। तो स्टर्न की परिभाषा में मुख्य चीज़ क्या है, समायोजन करने की योग्यता। किससे समायोजन करने की क्षमता या योग्यता, नई परिस्थितियों से, नई समस्याओं के अगर समायोजन आप कर पा रहे हैं तो उनके अनुसार बुद्धि वही होती है। तो हमने दो परिभाषा देखी। वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की विधि होती है, स्टर्न कहते हैं कि एडजस्टमेंट करने की जो योग्यता होती है उसको वो बुद्धि मानते हैं। उसके बाद आते हैं बकिंघम कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वो सीखने की योग्यता होती है। ये क्या कहते हैं, लर्निंग की जो एबिलिटी होती है, लर्निंग की जो योग्यता होती है, उसको बकिंघम कहते हैं कि वही बुद्धि होती है। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं, इस परिभाषाओं पे स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो सीटेट में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इन डिफिनीशंस पे भी बनाए जा सकते हैं। तो इन सभी डिफिनीशंस को ध्यान से याद करना है। टर्मन ने क्या कहा, टर्मन कहते हैं कि उनके अनुसार बुद्धि क्या है,
टर्मन कहते हैं कि व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। इनका कहना था कि अगर अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, जो अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं, उन अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में अगर कल्पना कर पा रहे हैं तो वही होता है अमूर्त चिंतन। वो कहते हैं कि जितना अमूर्त चिंतन ज़्यादा करने की योग्यता होगी वह व्यक्ति उतना ज़्यादा बुद्धिमान होगा। तो ये टर्मन की डेफिनेशन है। इसमें याद कर लेना है मन का होता है कि मन का मतलब कि जो चिंतन करने की योग्यता होती है, जो हम चिंता कर पा रहे हैं वही अमूर्त चिंतन, वही होता है बुद्धि। ये टर्मन के अनुसार है। उसके बाद अल्फ्रेड बीने क्या कहते हैं? अल्फ्रेड बीने कहते हैं कि जो बुद्धि होती है अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होती है। बुद्धि किस पे आधारित होती है? बोध पे। तो बीने से याद रख लेना है बोध। तो अल्फ्रेड बीने क्या कहते हैं? अल्फ्रेड बीने कहते हैं कि बुद्धि बोध पर आधारित होती है। तो इन सभी डिफिनीशंस की एक दो बार रीडिंग जब करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ ना कुछ ट्रिक लगा करके, कुछ ना कुछ निमोनिक मेथड बना करके इन चीज़ को याद कर लेना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा दिया था उन्होंने डेविड वेसलर ने दिया था। इनकी परिभाषाओं पे ही कई बार सवाल पूछा गया है कि किसने कहा था कि बुद्धि एक समुच्चय होता है। यही स्टेटमेंट दिया गया था कि बुद्धि एक समुच्चय है। किसका स्टेटमेंट है? किसने दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने? तो 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें डेविड वेसलर हैं। ये कहते हैं कि बुद्धि जो होती है एक समुच्चय होता है, एक सेट होता है या सार्वजनिक क्षमता होती है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। यानी जो व्यक्ति का उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को पाने की जो एक्टिविटी करता है वही होती है बुद्धि। विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन कर लेता है। तो ये डेविड वेसलर की परिभाषा है। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं उनके अनुसार कोई एक डेफिनेशन नहीं है बुद्धि की। तो सबके लिए सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है देखने का। उसके बाद आते हैं फ्रीमैन। ये थोड़ा सा चालाक मनोवैज्ञानिक था। इन्होंने क्या किया कि जितने मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी थी बुद्धि को लेकर के, उन सभी परिभाषाओं का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि जो सभी ने परिभाषाएं दी हैं उन सभी परिभाषाओं में उन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी। उन्होंने क्या किया? 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी। उन्होंने क्या किया? कहा कि अमूर्त चिंतन करने की जो योग्यता होती है, समायोजन की योग्यता जो होती है, सीखने की जो योग्यता होती है, इन्हीं 3 कैटेगरी में सभी मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशंस को उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि जितनी भी परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं वो कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ों से ही रिलेटेड है। इन्हीं तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द इनकी डेफिनेशंस हैं। तो फ्रीमैन का सिर्फ और सिर्फ इतना काम था कि जितने मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को लेकर के डेफिनेशंस दी है उन डेफिनेशंस को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वो कहते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक अमूर्त चिंतन मानते हैं, अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि मानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक समायोजन की योग्यता को बुद्धि मानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक सीखने की योग्यता को बुद्धि मानते हैं। जैसे अमूर्त चिंतन में मानते हैं कि टर्मैन हो गए और बीने हो गए। ये मानते हैं कि अमूर्त चिंतन, जैसे टर्मैन ने क्या कहा था कि अमूर्त चिंतन करने की जो योग्यता होती है, अमूर्त चिंतन। फ्रीमैन ने सिर्फ और सिर्फ इतना किया था कि जितने मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी मनोवैज्ञानिकों के डेफिनेशंस को स्टडी किया और उसके बाद 3 कैटेगरी में उन सभी को रख दिया। अमूर्त चिंतन, समायोजन की योग्यता और सीखने की योग्यता। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रीमैन ने जो वर्गीकरण किया है उनमें से क्या क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा, अमूर्त चिंतन, समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और कोई एक और दे देगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है, फ्रीमैन के जो क्लासिफिकेशन है उसको ध्यान देना है। तो परिभाषा जितना हो सकता था, जितना इंपॉर्टेंट डिफिनीशन था, जिसमें सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है या जिस पे सवाल पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो उन सभी चीज़ों को उनके प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद हमने पाया है कि इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बस इसके अलावा आपको एक भी डिफिनीशन और नहीं याद करनी है। इतना अगर डिफिनीशन आपने याद कर लिया है, ये खुद ही एक स्टेप आगे है कि जिससे सवाल बन सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उन सभी चीज़ों को हमने इसमें कवर कर लिया है। तो आगे देखते हैं बुद्धि की जो विशेषताएँ होती हैं क्या होती हैं। अब बुद्धि की जो विशेषताएं होती हैं, अभी जो हमने डेफिनेशंस पीछे पढ़ा है उन डेफिनेशंस से ही आप बहुत सारी विशेषताओं को बता सकते हैं। कि जैसे बुद्धि के अगर हम विशेषताओं की बात करें तो जैसे बुद्धि मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि बुद्धि एकाकी नहीं है, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं बुद्धि के। कोई कहता है कि चिंतन करने की योग्यता, कोई कहता है कि कार्य करने की योग्यता, कोई कहता है कि सामंजस्य बनाने की योग्यता। तो अलग अलग डायमेंशंस है बुद्धि के। तो बुद्धि क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल है। इस पे सवाल कई बार पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट पे पूछा गया है कि सवाल पूछ लेगा कि तर्क संगत चिंतन की बुद्धि
मल्टी डायमेंशनल है कि यूनी डायमेंशनल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है, बुद्धि एकाकी नहीं होती, बुद्धि बहुआयामी होती है। और उसके बाद जैसे बुद्धि अपसारी चिंतन होती है। अपसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि अलग अलग डायमेंशंस में सोचना, एक एक जगह पे केंद्रित ना होकर के सोचना, अलग अलग चीज़ें अगर सोच पा रहे हैं तो उसी को कहेंगे कि अपसारी चिंतन कर पा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि किसी समस्या के कई संभावित जो उत्तर हो सकते हैं उसके बारे में सोचना, कई डायमेंशंस में सोचना, भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करना, तो वो होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन। तो बुद्धि बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होती है, बुद्धि अपसारी चिंतन होती है, और बुद्धि अस्थायी व परिवर्तनशील होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बार जो जन्म लेने के बाद जो बालक होता है या मनुष्य होता है उसके मस्तिष्क में जो बुद्धि होती है वो अस्थायी होती, बुद्धि अस्थायी नहीं होती। बुद्धि समय के अनुसार, उम्र के अनुसार वो परिवर्तन होता रहता है उसमें। तो ये स्टेटमेंट में बना के पूछा गया है सवाल कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसमें ये स्टेटमेंट दिया गया था कि बुद्धि अस्थायी और अपरिवर्तनशील होती है। तो ध्यान रखना है कि बुद्धि अस्थायी नहीं होती, बुद्धि समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। इस चीज़ को हमने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला करके पढ़िए। इसका मतलब ये हुआ कि ये बुद्धि होती है वह अस्थायी होती है, यानी कि उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद अगली विशेषता है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि को कौन कौन चीज़ें प्रभावित करती हैं। जो वातावरण होता है उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर कोई कितना भी इंटेलिजेंस क्यों ना हो, अगर उसको सही वातावरण नहीं दिया जाता, उसको सही दशाएं नहीं दी जाती, सही लोगों के बीच में नहीं है अगर वो, तो उसकी बुद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ बुद्धि की विशेषताएं होती हैं। और ये जो बुद्धि की विशेषताएं हैं, लग तो रहा होगा कि बहुत आसान, लेकिन इस पर कंसेप्चुअल सवाल बनाए जाते हैं जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर सीटेट की तैयारी में है तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है और इसको बहुत बारीकी से पढ़ना है, ताकि जो हमारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, जो फैक्चुअल के अलावा जो कंसेप्चुअल एक पहलू होता है, उसमें हम अपनी पकड़ अच्छे से मजबूत कर पाएँ। तो जो बुद्धि के कितने डेफिनेशंस होते हैं, कितने मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, और बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि बुद्धि के प्रकार। अब बुद्धि के प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो बुद्धि के प्रकार में अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे कि कुछ किताबें जो होती हैं वो कई प्रकार की बुद्धि बताती हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बुद्धि के प्रकार में हम एक ही वर्गीकरण पढ़ेंगे जो थॉर्नडाइक ने दिया था। इस थॉर्नडाइक की जो बुद्धि का वर्गीकरण है, इस पर सवाल कई बार पूछा गया है, तो इसलिए हम उसी को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो फालतू चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। तो थॉर्नडाइक जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, उनकी किताब थी शिक्षा मनोविज्ञान। उन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है 3 प्रकार की होती है। उन्होंने थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार में, 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला था उनका सामाजिक बुद्धि। नाम याद रखना है कि सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा कि बुद्धि को 3 भाग में किसने डिवाइड किया, तो थॉर्नडाइक ने डिवाइड किया। उनके नाम क्या क्या थे, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, इन 3 चीज़ों को उन्होंने क्लासीफाई किया था। सामाजिक बुद्धि का मतलब सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनका सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है। अब जैसे जो नेता होते हैं वो समाज के साथ उनका अटैचमेंट ज़्यादा होता है, उनका जो बिहेवियर होता है सामाजिक संबंधों के प्रति वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सामाजिक बुद्धि नेताओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि ये लगातार संवाद करते रहते हैं लोगों से, तो उनकी सामाजिक बुद्धि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जो व्यवसायी होते हैं उनका लोगों से काफ़ी अटैचमेंट होता रहता है, लोगों से बातचीत करने का तरीका उनका अच्छा होता है, तो उनका सामाजिक संबंध लोगों से अच्छा होता है, उनके अंदर सामाजिक व्यवहार की कुशलता होती है, तो उनके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। तो ये पहली बुद्धि सोशल इंटेलिजेंस जो था थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। दूसरा होता है, अब इसमें सामाजिक कार्यकर्ता आ गए, नेता आ गए, व्यवसायी आ गए, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार की जो बुद्धि होती है वो मूर्त बुद्धि होती है। मूर्त और अमूर्त क्या होता है ये हमने कई बार आपको बताया। मूर्त का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रखी गई हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो मूर्त होता है, कॉन्क्रीट होता है। और अमूर्त का मतलब जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे हैं, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में चिंतन कर रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं लेकिन चिंतन करते हैं, तो वो अमूर्त होता है, वो अब्स्ट्रैक्ट होता है। तो मूर्त बुद्धि क्या होती है, मूर्त बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है, ऐसी मानसिक क्षमता वाले लोग होते हैं
जो प्रत्यक्ष वस्तुएं जो रखी रहती हैं उसके सहारे उसको महत्व को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैकेनिक हो गया, अब उसके सामने बहुत सारी मशीन होंगी, गाड़ियाँ होंगी, तो उन मशीनों और यंत्रों के माध्यम से अपने काम को करता है। तो उसके अंदर जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है, मूर्त बुद्धि होती है, इसका संबंध जो होता है यंत्रों और मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में जो ये मूर्त बुद्धि होती है वो मशीनों और यंत्रों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। अब इसमें जैसे मैकेनिक हो गए, मैकेनिक गाड़ियों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो उनके अंदर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है, मूर्त बुद्धि होती है। जैसे कारीगर हो गए, तो पहला इनका क्लासिफिकेशन था सामाजिक बुद्धि, जो समाज के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, जो जिनके अंदर सामाजिक बिहेवियर अच्छा होता है, जो समाज के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, जिनके अंदर कुशलता होती है समाज के लोगों से बातचीत करने की, लोगों को से साथ एडजस्ट करने की। उसके बाद मूर्त बुद्धि क्या होती है? ऐसी बुद्धि जो ठोस वस्तुओं को महत्व देते हैं, जो प्रत्यक्ष वस्तुएं होती हैं उनको महत्व देते हैं, मशीनों को महत्व देते हैं, यंत्रों को महत्व देते हैं, तो वो मूर्त बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चिंतन में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे दार्शनिक हो गया, ये दार्शनिक चिंतन करते रहते हैं। जैसे साहित्यकार, कवि हो गए, जो कविताओं की रचना करते हैं, कल्पना से ही रचना करते रहते हैं, तो उनके अंदर अमूर्त बुद्धि होती है। तो इससे कई सवाल बनाए गए हैं। पहला सवाल ये बनाया गया कि थार्नडाइक ने जो बुद्धि है उसको कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार: सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये थार्नडाइक के अकॉर्डिंग है। कभी कभी ये पूछ लेगा कि दार्शनिक जो होते हैं दार्शनिक में किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो दार्शनिक में अमूर्त प्रकार की बुद्धि होती है, क्योंकि वे चिंतन में ज़्यादा विश्वास करते रहते हैं। कवि हो गए, साहित्यकार हो गए, उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो बताना है अमूर्त बुद्धि होती है। अब जैसे कभी पूछ देगा कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो सामाजिक बुद्धि होती है। नेता जो होते हैं उनके अंदर सामाजिक बुद्धि होती है। और मूर्त बुद्धि वाले में मैकेनिक हो गए, कारीगर हो गए। तो इस प्रकार से सवाल बनाए गए हैं, तो हर एक पहलू को ध्यान से पढ़ना है। तो आगे देखते हैं। अब आगे हैं कि बुद्धि के सिद्धांत। ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, जहाँ से सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। वो कौन सा है? बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हम एक एक थ्योरी को बहुत बारीकी से समझेंगे और उसके हर पहलू को समझेंगे, जिससे कि एक भी सवाल अगर हमारा आता है तो उससे छूटे न। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक कारक सिद्धांत, जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, वो क्या कहती है। यूनिफैक्टर थ्योरी में जो सवाल पूछे जाते हैं उसका जो एरिया होता है वो ये होता है कि कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि यूनिफैक्टर थ्योरी को दिया किसने था। तो यूनिफैक्टर थ्योरी को दिया था अल्फ्रेड बीने ने। इस नाम को याद रखना है, क्योंकि इसमें कई बार मैच द फॉलोइंग, जो मैच कॉलम करने वाला जो सवाल होता है, मिलान करने वाला, वो सवाल पूछा गया है। तो कि एक कारक सिद्धांत किसने किया था, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था। तो ये 4 ऑप्शन बना करके दिया जा सकता है कि किसने कौन से सिद्धांत को दिया था। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनके नाम को भी याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने दिया था। और इनका समर्थन बाद में कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे साइमन स्टर्न हो गए, टर्मन हो गए, इन्होंने इस यूनिफैक्टर थ्योरी को समर्थन दिया। अब ये यूनिफैक्टर थ्योरी होती क्या है, इसको समझते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी में ये कहा जाता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, जो हमारी बुद्धि होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए केवल और केवल एक फैक्टर जिम्मेदार होता है। उसी को कहते हैं एक कारक सिद्धांत। यूनिफैक्टर थ्योरी नाम सजेस्ट कर रहा है। यूनि मतलब एक, फैक्टर का मतलब एक कारक, यानी कि बुद्धि जो होती है हमारी, उस बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए एक फैक्टर जिम्मेदार होता है। इसी को कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसको अल्फ्रेड बीने ने दिया था। बाद में समर्थन दिया साइमन स्टर्न और टर्मन ने। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकी थ्योरी को अगर माने, तो अगर मैं कहता हूँ कि एक लड़का जो मैथ में वो 100% मार्क्स लाता है, तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर वो मैथ में 100% मार्क्स लाता है, तो वो हो सकता है कि हिस्ट्री में भी पूरा मार्क्स लाएगा, क्योंकि एक ही फैक्टर कंट्रोल कर रहा है उनकी मानसिक एक्टिविटी को। वो मानते हैं कि एक ही फैक्टर है जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर ये मैथ में अच्छा है, इसका मतलब इसमें भी अच्छा होगा। हो सकता है सीडीपी में भी अच्छा हो सकता है ज्योग्राफी में अच्छा हो, पॉलिटी में अच्छा हो, इकोनॉमिक्स में अच्छा हो। क्योंकि एक ही फैक्टर अगर कंट्रोल कर रहा है तो एक फैक्टर सबको कंट्रोल करेगा। जब एक फैक्टर सबको कंट्रोल करेगा, अगर एक चीज़ में अच्छा है तो सभी चीज़ों में अच्छा होगा। तो इसलिए इनकी जो थ्योरी है बाद में इसको अमान्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि और जो मनोवैज्ञानिक बाद में उनका मानना था कि एक ही फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता इंटेलिजेंस के लिए, बुद्धि के लिए।
तो उनका यूनिफैक्टर थ्योरी में बस इतना ध्यान रखना है। ये कभी पूछा नहीं जाएगा कि यूनिफैक्टर थ्योरी एक्चुअल में होती क्या है। सवाल जो पूछने का जो एरिया है वो ये है कि यूनिफैक्टर थ्योरी को दिया किसने था, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ यूनिफैक्टर थ्योरी। तो उस चीज़ को याद रखना है कि इनका नाम याद करना है और होता क्या है, बस इस चीज़ को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है। तो ये यूनिफैक्टर थ्योरी हो गई कि जैसे अगर मान लेते हैं कि वास्तव में कोई एक चीज़ है, कोई व्यक्ति है एक चीज़ में अच्छा है तो वो दूसरी चीज़ में बुरा है, तो यहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाती है। क्योंकि अगर एक ही फैक्टर कंट्रोल कर रहा है, अगर कोई एक चीज़ में अच्छा होगा तो दूसरे में भी अच्छा होगा, तो यहाँ पे ये फेल हो जाती है थ्योरी। तो इसलिए इनके बाद में इस थ्योरी को अमान्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है एक टू फैक्टर थ्योरी। तो टू फैक्टर थ्योरी को किसने दिया था? टू फैक्टर थ्योरी को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे स्पीयरमैन। अब इनका क्या कहना था? इनका कहना ये था कि जो बुद्धि होती है उसमें दो फैक्टर डिसाइड करने वाले होते हैं। जो इंटेलिजेंस होती है उसको दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं। अब ये जो थ्योरी होती है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर इसको सही से समझ आप पा रहे हैं तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। अब जैसे इनका मानना था कि स्पीयरमैन का मानना था कि जो इंटेलिजेंस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जी फैक्टर जिसको हम कहते हैं जनरल फैक्टर, और एक दूसरा होता है एस फैक्टर जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। ये सामान्य कारक और इसको कहते हैं विशिष्ट कारक। इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट कारक, और इसको कहते हैं सामान्य कारक। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या बनता है? सबसे पहला सवाल ये बनता है कि द्विखंड सिद्धांत को किसने दिया था? 4 ऑप्शन दे देगा। तो इस पे यही सवाल कई बार पूछा गया है कि द्विखंड सिद्धांत दिया किसने था? हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। तो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई बार ये पूछा गया है कि जो दो फैक्टर थ्योरी दिया गया है उस टू फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक होता है जी फैक्टर जिसको कहते हैं हम जनरल फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब यहाँ पे जनरल होता है और एस का मतलब यहाँ पे होता है स्पेसिफिक विशिष्ट फैक्टर होता है। अब जो जनरल फैक्टर होता है उसको माना जाता है कि ये जन्मजात होता है, ये जेनेटिक होता है। जनरल फैक्टर क्या होता है? जनरल फैक्टर माना जाता है ये जन्मजात होता है। और जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है ये माना जाता है कि जन्मजात होता है, और जो ये स्पेसिफिक फैक्टर होता है इसको माना जाता है कि ये एक्वायर्ड होता है, इसको अर्जित किया जाता है। तो इस दो चीज़ों को याद रखना है। जो सवाल का मटेरियल हमारे लिए ये है कि जो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। दो कारक सिद्धांत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक जी फैक्टर आता है जिसको जनरल फैक्टर कहा जाता है, और एक एस फैक्टर आता है जिसको स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है। अब जनरल फैक्टर जो होती हैं वो जन्मजात होता है, माना जाता है कि जन्मजात होता है। प्रत्येक व्यक्ति में जो इसकी क्षमता होती है अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है? निश्चित होती है। अब जन्मजात अगर होगी तो सभी में ये अलग अलग होगी, लेकिन जो एस फैक्टर होता है स्पेसिफिक फैक्टर होता है ये एक्वायर्ड होता है कि कौन कौन सी चीज़ों को आपने एक्वायर्ड कर लिया है, अर्जित कर लिया है, जिसका अस्तित्व तो अनंत होगा, बहुत सारी चीज़ों को एक्वायर किया जा सकता है। तो इनकी थ्योरी बस इतना ही है। बाद में एक बार ये अपने जब इसी पे टू फैक्टर थ्योरी पे ही रिसर्च कर रहे थे तो इनको पता चला कि ये जो दो फैक्टर हैं हमारे पास, एक जी फैक्टर और एस फैक्टर, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, ये कभी कभी क्या होता है मिल करके एक और समूह तत्व को जन्म दे देते हैं। जैसे अगर ये जी फैक्टर है, हमने ये बनाया था एक जी फैक्टर, अगर मैथमेटिकल डायग्राम से मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर ये जी फैक्टर है और ये एस फैक्टर है तो कभी कभी क्या होता है ये दोनों इंडिपेंडेंट तो है नहीं, कभी कभी ये दोनों मिल करके किसी और प्रकार के एक तत्व का निर्माण कर देते हैं। तो बाद में इन्होंने इस चीज़ को ही समूह तत्व, जैसे मान लीजिए कोई समूह तत्व बन गया तो इसी चीज़ को इन्होंने एक त्रितत्व नाम दे दिया था। तो द्विकारक और त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। वो दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है। जी फैक्टर का मतलब क्या होता है? जनरल फैक्टर, और एस फैक्टर का मतलब स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट फैक्टर। कभी कभी ये बहुत अच्छा अगर सवाल बनाया जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि जो जी फैक्टर होता है वो जन्मजात होता है और स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है वो एक्वायर्ड होता है। फिर अगर और भी थोड़ा सा अच्छा बनाएगा तो पूछ लेगा कि त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो त्रितत्व सिद्धांत या तीन कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत दोनों ही दिए थे स्पीयरमैन ने।
तो इस चीज़ को याद रख लेना है कि द्विकारक सिद्धांत तो 3 खंड का सिद्धांत, 2 खंड का सिद्धांत तो 3 खंड का सिद्धांत, दोनों किसने, 3 खंड का सिद्धांत और 2 खंड का सिद्धांत दोनों किसने दिया, स्पीयरमैन ने। तो आई होप कि यूनिफैक्टर थ्योरी और ये 2 फैक्टर थ्योरी आपको समझ आ गया होगा। अब अगला है हमारा कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत क्या होता है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। अब बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में फिर से हम वही चीज़ देखेंगे कि इसको किसने दिया था, इस थ्योरी को किसने दिया था। तो इस थ्योरी को देने वाले का नाम था थार्नडाइक ने दिया था बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। और ये अभी आप देखेंगे कि ये जस्ट इसका अपोजिट है। ये जो द्विकारक सिद्धांत हमने पढ़ा है उस द्विकारक सिद्धांत को अपोज करने वाला ये सिद्धांत है। कैसे ये है कि थार्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए 2 ही फैक्टर जिम्मेदार नहीं होते, केवल जी फैक्टर और एस फैक्टर ही जिम्मेदार नहीं होता, जो स्पीयरमैन ने बताया था। उन्होंने बताया था कि बहुत सारे स्वतंत्र कारक होते हैं जिनसे मिलकर के हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। जैसे ये हमने डायग्राम बनाया तो इसमें ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डॉटेड जो हमने दिखाया है, इसका मतलब ये बहुत सारे फैक्टर हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो बुद्धि को डिसाइड करते हैं, जो बुद्धि का निर्माण करते हैं। अब 2 फैक्टर थ्योरी का अपोज हो गया, क्योंकि 2 फैक्टर थ्योरी कहती है कि जी फैक्टर और एस फैक्टर ही डिसाइड करते हैं हमारी इंटेलिजेंस को, लेकिन थार्नडाइक कहते हैं कि 2 ही कारक ऐसे नहीं हैं जो हमारी बुद्धि को डिसाइड करते हैं, ऐसे बहुत सारे कारक हैं, असंख्य कारक हैं जिनसे मिलकर के हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। तो ये बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक का इतना ही है। कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि होती है 2 ही चीज़ों से मिलकर नहीं बनती, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती, बहुत सारे असंख्य स्वतंत्र कारक होते हैं जिनसे मिलकर के हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। तो इसको कभी कभी आणविक सिद्धांत भी कह दिया जाता है, आणविक सिद्धांत। तो आणविक सिद्धांत किसने दिया था, आणविक सिद्धांत दे दिया था थार्नडाइक ने। अब ये आई होप कि समझ आ गया। बहुकारक का मतलब कि बुद्धि को, नाम से पता चल रहा है बहुकारक, बहुत सारे कारक, मल्टी फैक्टर, कि बुद्धि को डिसाइड करने के लिए, इंटेलिजेंस को डिसाइड करने के लिए 2 ही फैक्टर जिम्मेदार नहीं होते, बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो ये बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत हो गया। इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को किसने दिया था, तो ये दिया था थार्नडाइक ने। आणविक सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है, तो बहुकारक सिद्धांत को नाम से जाना जाता है। तो ये इतना आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब ये जो हमारा अगला सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको लास्ट में और इसको अलग तरीके से समझाने के लिए रखा है कि ये बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये बुद्धि के चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से सवाल बनाए जाते हैं। इस बार जिन्होंने सीटेट दिया होगा उनको पता होगा कि लगभग हर शिफ्ट में सवाल इससे आए थे। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या होता है। बहुबुद्धि को सिद्धांत को सबसे पहले तो समझते हैं कि दिया किसने था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत को देने वाले मनोवैज्ञानिक थे हावर्ड गार्डनर की एक पुस्तक थी जिसको याद रख लेना है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। यूपी टेट वाले जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो वो कभी कभी पूछ सकते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए ये पूछ सकते हैं कि फ्रेम्स ऑफ माइंड की बुक जो थी वो किसकी बुक थी, तो वो होगी हावर्ड गार्डनर की बुक। तो अगेन मैं कहूँगा कि हमारा जो उद्देश्य है, अगर हम पूरे के पूरे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो हमें फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, ताकि अगर फैक्चुअल पूछता है तो फैक्चुअल का हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो, अगर कंसेप्चुअल पूछता है तो कंसेप्चुअली भी स्ट्रांग हो, ताकि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से निपटने के लिए तैयार रहें। तो आइए थ्योरी पे आते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया किसने था। तो पहला सवाल ये पूछा जाएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत को किसने दिया था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत को हावर्ड गार्डनर ने दिया था। उसके बाद इनकी बुक का क्या नाम था, इनकी बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये कहते हैं कि बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए तो मुख्य प्रकार से 7 फैक्टर होते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने 2 और फैक्टर को जोड़ दिया जिसमें प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी हैं। तो सभी फैक्टर को हम 1 बाय 1 रीड करेंगे कि सारे फैक्टर्स अलग अलग क्या कहते हैं, कौन कौन से जो कारक होते हैं जो बुद्धि को डिसाइड करने वाले होते हैं। तो इनका मानना था कि बुद्धि जो होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब मल्टी फैक्टर होती है, एकाकी नहीं होती, बहुआयामी होती है, जिसमें उन्होंने 7 जो आयाम माने थे वो मुख्य माने थे। जिसमें पहला है भाषागत बुद्धि। भाषागत बुद्धि का मतलब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें शब्दों की कुशलता यानी बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। तो उनमें उन्होंने माना कि उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भाषागत बुद्धि होती है। अब जैसे कवि हो गया, कवि के अंदर कविता लिखने की क्षमता होती है। लेखक हो गए, उनके अंदर लिखने की अच्छी क्षमता होती है, उनकी भाषा पे अच्छी पकड़ होती है। जैसे पत्रकार हो गए, उनको स्टूडियो में बैठाइए, 1 घंटे तक बकबकाते रहेंगे तो उनकी भाषा पे काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, उनमें भाषा का प्रवाह होता है, शब्दों की उनके पास कुशलता होती है। तो उनके अंदर हावर्ड गार्डनर ने क्या माना, हावर्ड गार्डनर ने माना कि उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, भाषागत बुद्धि है। तो पहला इनका ये टाइप हो गया।
दूसरा उन्होंने माना कि लॉजिकल मैथमेटिकल तार्किक गणितीय बुद्धि, दूसरे प्रकार की बुद्धि इन्होंने माना तार्किक गणितीय बुद्धि, जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें तर्क करने की क्षमता होती है, तार्किक चिंतन करने की क्षमता होती है, उनके अंदर गणितीय योग्यता होती है। फॉर एग्जाम्पल में अगर जैसे मान लेते हैं अर्थशास्त्री हो गया, ये वैज्ञानिक हो गए, तो इनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है, तर्क करने की जो गणितीय जो क्षमताएं होती हैं, गणितीय योग्यता होती है, संख्याओं के प्रयोग होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उन्होंने दूसरी प्रकार की बुद्धि माना लॉजिकल मैथमेटिकल। अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इन सभी जो 9 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताया है उसको झटके में कैसे याद कर पाएंगे हम, बहुत आसानी से ट्रिक के साथ, किस तरह से मैंने इसको याद किया है, तो आपको लास्ट में भी पता चलेगा। तीसरी प्रकार की बुद्धि उन्होंने माना सांगीतिक बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें संगीत के प्रति संवेदनशीलता होती है, कुशलता होती है प्रयोग करने की, संगीतमय तरीकों को पहचानने की क्षमता होती है, तो उन्होंने माना उनके अंदर होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सांगीतिक बुद्धि। उसमें उन्होंने माना कि जैसे गीतकार हो गए, संगीत का निर्माण करने वाले हो गए, तो उनके अंदर सांगीतिक बुद्धि होती है। चौथा टाइप इन्होंने बताया कि बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि का मतलब जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो उनकी बॉडी मूव करती रहती है, वो ज़्यादा उस पर फोकस करते रहते हैं, शारीरिक क्रियाओं पे करते रहते हैं, उनका शरीर पे अपनी नियंत्रण होता रहता है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसको उन्होंने माना कि शारीरिक बुद्धि। उसके बाद 5वें प्रकार की बुद्धि माना उन्होंने स्थानिक बुद्धि। स्थानीय बुद्धि का मतलब कि जो ओरिएंटेशंस को देख करके जिनकी पकड़ काफ़ी अच्छी होती है ओरिएंटेशंस पे, स्थानिक चीज़ों पे, जैसे कि कोई वास्तुकार होगा तो किस तरह से बिल्डिंग का निर्माण होता है, चित्रकार हो गया चित्रकलाओं पे उसकी काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, तो उसको स्पेशल इंटेलिजेंस माना जाता है, स्थानिक बुद्धि माना जाता है। तो और आगे इनकी बुद्धि को देखें तो अगली बुद्धि है कि व्यक्तिगत स्व प्रकार की बुद्धि, यानी कि पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। इस बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ था इन्हीं 2 चीज़ों पे कई बार सवाल पूछे गए थे, हर शिफ्ट में लगभग पूछे गए थे हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से कि पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस क्या होती है, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस क्या होती है। पर्सनल सेल्फ यानी व्यक्तिगत स्वबुद्धि। व्यक्तिगत स्वबुद्धि का मतलब होता है स्वयं को समझने की क्षमता, स्वयं के विचारों को जानने की क्षमता, स्वयं के संवेगों को जानने की क्षमता, स्वयं के भावनाओं को जानने की क्षमता, आत्मविश्लेषण सेल्फ एनालिसिस करने की जो क्षमता होती है वो पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस में आती है। जैसे मनोवैज्ञानिक हो गए, जैसे आध्यात्मिक गुरु हो गए, ये क्या करते हैं, चिंतन करते रहते हैं, अपने बारे में चिंतन करते रहते हैं, सोच में डूबे रहते हैं, अपने स्वयं के विचारों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आत्मविश्लेषण की क्षमता होती है, आत्मचिंतन की क्षमता होती है। तो इसको उन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने माना कि ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं उसमें होती है पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। उसके बाद दूसरा एक होता है 7वां पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। पर्सनल अदर का मतलब होता है कि दूसरों की मनोदशा को समझना, दूसरे के स्वभाव को समझना, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने की जो प्रतिक्रिया होती है, उनकी जो योग्यता होती है, उसको उन्होंने माना कि पर्सनल अदर इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है। जिसमें शिक्षक आते हैं, जो जैसे शिक्षक होगा तो बालकों की मनोदशाओं को जान जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, परामर्शदाता हो गए, सुधारक। तो ये जो 7 उन्होंने सिद्धांत दिया था, जो सिद्धांत में बुद्धि के जो टाइप दिए थे बहुबुद्धि का, उसमें 7 मुख्य प्रकार हैं, और जो 2 बाद में उन्होंने ऐड किया उसमें एक है प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी का मतलब उन्होंने बताया था कि जो प्रकृति से प्रेम करते रहते हैं, जैसे कि वनस्पति वैज्ञानिक हो गए, किसान हो गया, प्रकृति को प्रेम करने वाले हो गए, तो उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद लास्ट उन्होंने बताया था कि अस्तित्ववादी, तो जिसको उन्होंने 9वीं बुद्धि के रूप में ऐड किया था। तो अगर इन चीज़ों को याद करना है तो मैंने इसे कैसे याद किया है, इस चीज़ को मैं एक बार आपको बताता हूँ। तो बुद्धि में आज बस हम लोग इतना पढ़ेंगे, इसको स्लो इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे ताकि सारे कंसेप्ट पे हमारी अच्छी कमांड हो सके, सब कुछ हम क्वेश्चन जितने भी अगर इससे पूछे जाते हैं तो सब कुछ याद कर सकें। अब जैसे बहुबुद्धि का सिद्धांत था, अब ये 8-9 जो पॉइंट उन्होंने दिया है उसको याद कैसे करना है। जैसे उसमें पहले उन्होंने दिया था लॉजिकल लिंग्विस्टिक, उन्होंने दिया था लिंग्विस्टिक L से स्टार्ट होता है, और दूसरा उन्होंने दिया था लॉजिकल मैथमेटिकल। तो 2L, इन 2 चीज़ों को याद कर लीजिए। 2L का मतलब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो ये 2 चीज़ें याद हो गई। उसके बाद 2 चीज़ों को इस तरह से याद करिए, जैसे पर्सनल सेल्फ है, पर्सनल अदर, पर्सनल सेल्फ और पर्सनल अदर, 2 चीज़ें और याद हो गई, तो 4 पॉइंट याद हो गया। तो एक L का मतलब लिंग्विस्टिक, एक L का मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल, एक PS है तो पर्सनल सेल्फ यानी अपने बारे में जानना, और PO का मतलब पर्सनल अदर। तो ये दोनों एक दूसरे एक समान लग रहे हैं, तो ये 2 चीज़ें याद कर सकते हैं एक साथ।
उसके बाद दो इन चीज़ों को याद करिए, इसमें लास्ट में इसमें वादी है, इसमें भी वादी है, ये प्रकृतिवादी हो गए, ये अस्तित्ववादी हो गए, तो इन दो चीज़ों को याद कर लीजिए। उसके बाद बचा 3, एक संगीत होगा जो संगीत वाला होगा, और एक नाचने वाला जो शारीरिक, जो उसका फिजिकल कंट्रोल अच्छा होता है, शारीरिक गति व क्रियाओं पर अच्छा कंट्रोल होता है। तो एक संगीत वाला होगा, संगीत, तो एक संगीत होगा, तो एक नाचने वाला। नाचने वाले का मतलब जैसे कि इसके पास अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो इसके पास बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस हो गया। तो दो चीज़ों को इस तरह से याद कर सकते हैं। तो 8 ये हो गया, और लास्ट में एक बचा स्थानिक। तो इन सभी 9 चीज़ों को ध्यान देना है, याद रखना है, ताकि अगर हमारा एग्जाम में कोई किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो वो छूटे नहीं, किसी भी प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से याद किया कि लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, दो चीज़ें एक साथ हो गई, पर्सनल सेल्फ, पर्सनल अदर, इन दो चीज़ों को एक साथ याद कर लिया कैटेगरी में करके, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी, इन दोनों को कैटेगरी में याद कर लिया, और म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है जो संगीत वाले होते हैं, और उसके बाद एक बॉडी काइनेस्टिक होता है जो नाचने वाले खिलाड़ी होते हैं, उनका अच्छा अपने बॉडी पर कंट्रोल होता है। तो उन दो चीज़ों को याद कर लिया, लास्ट में एक बचा स्थानिक, उसको याद कर लिया। तो अभी ये हमारा पार्ट 1 है। आगे हम और जो थ्योरी हैं, जो इंटेलिजेंस लेकर के थ्योरी है, जो फार्मूले हैं, कैसे निकाला जाता है बुद्धि लब्धि, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और लास्ट में मैं कहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइक ज़रूर करिएगा, और अपनी राय व्यक्त करिएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और किस टॉपिक पे और आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।